Hello guys, good morning. My name is Ram and today we will discuss about design of singly reinforced beam. तो सिंगली reinforced beam स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन एक टॉपिक छूट गया था, वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस में रिलेशन की डिजाइन करते समय हम वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस को ही कंसिडर करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को नहीं। तो ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, वर्किंग स्ट्रेस या और सेफ स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस, ये सब सेम है। ठीक है, एक ही चीज है। ये क्या होता है, इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस पिछले लेक्चर में बताया था। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, जो कि इसका जस्ट फेलियर पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस देता है, तो वही स्ट्रेस होता है। क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी वर्किंग स्ट्रेस या सेफ फैक्टर या डिजाइन स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे हम किसी ग्रेड की बात करें, अभी स्टील या कंक्रीट की बात करें, तो फिर जैसे M20 है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस 20 होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ले रहे होते हैं उतना। तो हम क्या बताए थे WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं और स्टील के लिए कितना लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 3 और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.8। ठीक है, याद इसे रखेंगे। अगर हम बात करें कंक्रीट की और स्टील की जो हम सिग्मा ST और सिग्मा CBC बार बार लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सिग्मा ST का मतलब है सिग्मा ST स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, तो ये होता है FY अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अल्टीमेट स्ट्रेस FY से डिनोट करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना लेते हैं वो लेंगे। ठीक है, तो अगर हम FE 250 की बात करें, स्टील के 3 ग्रेड हैं। क्या है, FE 250 है, FE 415 है, FE 500। तो इन्हीं तीनों ग्रेड के बारे में बात करेंगे स्टील में। ठीक है, तो अगर FE 250 लेते हैं तो यहाँ पर सिग्मा ST कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 250 FY की जगह पे रखेंगे कितना, 250। तो 250 अपान कितना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं स्टील में 1.8, डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा, लगभग 140 लगभग आएगा। तो सिग्मा ST 140 ही लेते हैं। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर हम स्टील की ग्रेड चेंज कर लें, 415 मान लो ले लेते हैं, तो सिग्मा ST कितना आएगा, 415 से 1.8 को डिवाइड कर दो। 415 को 1.8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये अप्रॉक्स 230 के आएगा लगभग। ठीक है, अगर यही सेम चीज FE 500 ले लो, FE 500, तो सिग्मा ST कितना आएगा, अरे 500 को 1.8 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आए वही हो जाएगी। कितनी, न्यूटन पर mm² में आएगा। ठीक है, न्यूटन पर mm² में, स्ट्रेस किस में लिखेंगे, न्यूटन पर mm² में। तो सेम चीज वही करेंगे इधर कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए ग्रेड क्या होते हैं, कंक्रीट के लिए ग्रेड होते हैं M20, M15, M25, M30। ठीक है, ये सब होते हैं। सेम उसी के लिए भी लिख लो फार्मूला, सिग्मा CBC क्या होगा, सिग्मा FCK या सिग्मा CBC इक्वल टू क्या होगा, FCK अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो FCK अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम M15 की बात कर रहे हैं
तो कितना आएगा सिग्मा सी बी सी? सिग्मा सी बी सी आएगा एफ सी के अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले रहे हैं, तो 15 अपान 3, तो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। किसके लिए? M15 के लिए। M20 की बात करें तो M20 के लिए सिग्मा सी बी सी इक्वल टू आएगा एफ सी के अपान 3, तो एफ सी के की वैल्यू कितनी है 20, एफ सी के की वैल्यू कितनी है 20, तो लिखो यहाँ पर एफ सी के जगह पे 20 पुट करो, अपान 3 से डिवाइड कर दो, तो कितनी आएगी अप्रॉक्स आएगी 6 पॉइंट समथिंग, तो हम वैल्यू ले लेते हैं 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज ऐसे m मान लो 25 की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा सी बी सी कितना आएगा एफ सी के अपान 3 कर रहे हैं, तो एफ सी के की वैल्यू कितनी है 25, तो 25/3, तो यानी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीजें हर क्वेश्चन में यूज होगा। अगर दे देगा क्वेश्चन में कि Fe415 और M20 ग्रेड ले रहे हैं, तो जैसे अगर M20 दे दे या M25 जो ग्रेड दे दे, कंक्रीट के ग्रेड से हम सिग्मा CBC को कैलकुलेट करेंगे और स्टील के ग्रेड से हम सिग्मा ST को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा ST को कैलकुलेट करें। अब हम आगे पढ़ रहे हैं सेक्शन के बारे में, किसी बीम का पहले एनालिसिस कर लेते हैं, बीम के एनालिसिस ऑफ सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम तो हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टार्ट करने से पहले उसके बीम के बारे में पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, टोटल डेप्थ क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारा बीम है। ठीक है, ये हमारा बीम है। मानते हैं कि अभी टेंशन, देखो ये हमारा मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, मींस न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहां पर स्ट्रेस और कंप्रेशन का स्टेशन, ये ऊपर का है कंप्रेशन जोन, ये कंप्रेशन जोन है जो शेडेड एरिया कर दे रहे हैं। ये शेडेड एरिया मतलब छायांकित भाग, ये हमारा इसमें सिर्फ कंक्रीट है यानी कंप्रेशन जोन है, और ये हमारा टेंशन जोन है जहां पर रीइंफोर्स्ड यानी सरिया की मात्रा मतलब सरिया डाला गया है, रीइंफोर्स्ड किया गया है। ये है हमारा टेंशन जोन, ये है हमारा कंप्रेशन जोन। लिख लेते हैं, ये क्या है कंप्रेशन जोन। ठीक है, यानी कंप्रेशन वाला एरिया। ये कौन सा है, टेंशन एरिया, टेंशन जोन। ये सब हम सॉम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लो कोई बीम था, उसमें पढ़ते थे कि बीम है कोई, उस पर लोड लग रहा है तो ये थोड़ा बेंड होगा, ऐसे बेंड होता था, यानी ऐसे बेंड होता था, यानी ऐसे समथिंग बेंड होता था, यानी यहां पर क्या आता था, यहां पर लेंथ कम हो गई यानी कि कंप्रेस हो गया है, और यहां पर लेंथ बढ़ गई ऐसे, तो ये इसका मतलब क्या है, ये टेंशन हुआ है यानी खींच गया है। और एक न्यूट्रल एक्सिस होती थी जहां पर कोई इफेक्ट, टेंशन और कंप्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक है, सेम चीजें हैं वही। तो ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। कंप्रेसर, इस बीम की चौड़ाई है जो विड्थ जिसे बोलते हैं, चौड़ाई है b। ठीक है, इसकी गहराई है जिसे कहेंगे डेप्थ, टोटल डेप्थ कैपिटल D है, टोटल डेप्थ कैपिटल D है, और इसका इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है। यानी इस रीइंफोर्स्ड के, यानी जो सरिया डाला गया है इसके डायमीटर के हाफ से, यानी जो रीइंफोर्स्ड किया जाता है, जो सरिया डाला जाता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके CG से लेके टॉप फाइबर तक के डिस्टेंस को ही कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और इसका हम स्ट्रेस डायग्राम मान लो बनाएं, तो स्ट्रेस डायग्राम हमारा होगा
ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, मानो ये इसके कंक्रीट जोन में तो पूरे में स्ट्रेस जनरेट होगा, पूरे में स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी ऊपर सबसे ज़्यादा जनरेट होगा सिग्मा सीबीसी, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद में ये जीरो ही रहेगा बना जब तक स्टील का जोन ना, मतलब जब तक स्टील जहाँ ना पड़ा रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस को ही कंसीडर करते हैं। तो स्टील वाले जहाँ पर स्टील पड़ा है वहाँ, तो ये होगा सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। कंप्रेशन जोन का एरिया बी है इंटू ये डिस्टेंस समथिंग है, मान लेते हैं ये एक्स ए है या एक्स मान लो। इसको एक्स मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, इसको, क्योंकि ये पूरा डी डेप्थ है ना, ये पूरा डेप्थ स्मॉल डी डेप्थ है यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर इसको एक्स माने हो तो इसको क्या मानोगे, डी माइनस एक्स। ठीक है, फिर से देखो, ये बीम की विड्थ है, ये टोटल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, जो कि सीजी यानी स्टील के सीजी से या रीइंफोर्स्ड के सीजी से टॉप फाइबर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, लिख लो इसमें कैपिटल डी है जो टोटल डेप्थ ऑफ बीम, टोटल डेप्थ ऑफ बीम। स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। स्मॉल बी है विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, और जो एक्स है वो क्या है, अभी एक्चुअल क्रिटिकल डिस्टेंस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उसको आगे चल के बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अभी बीम के बारे में देखो ये। और हाँ, ये शेडेड एरिया जो है ये कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन है, जहां पर कंप्रेशन यानी कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस बचा है, यानी कि इस डायमीटर के हाफ से लेके बॉटम फाइबर तक के डिस्टेंस को, इससे क्या कहते हैं, क्लियर कवर। क्लियर कवर, इसे मान लो ई से या सी से डिनोट कर दो। उसके बाद में जो ये स्टील पड़ा है, इस स्टील के जस्ट नीचे ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर, ठीक है, नॉमिनल कवर इसे बोलते हैं। क्लियर कवर क्या होता है, परबलन जो रीइंफोर्स्ड क्लियर कवर, हाँ ये क्लियर कवर जो होता है रीइंफोर्स्ड के बाह्य सिरे से धरन के निचले सिरे तक की पूरी दूरी को, या जो कवर होता है उसे ही कहते हैं क्लियर कवर। इसे नॉमिनल कवर कहते हैं, इसे इफेक्टिव कवर कहते हैं। ये गलत हुआ, इफेक्टिव कवर यानी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर इक्वल टू हो जाएगा टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ को ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्टिव कवर प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यानी इफेक्टिव कवर को मान लो इसी से डिनोट कर दिए, इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल डी से डिनोट कर दिए, तो हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल डी। इफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव कवर को यानी इस इफेक्टिव कवर को लिख सकते हो ऐसे, इफेक्टिव कवर को लिख सकते हो इस कवर को, यानी जो क्लियर कवर है, क्या लिखे हैं, क्लियर कवर या नॉमिनल क्लियर कवर, इसको लिख सकते हो क्लियर कवर
प्लस डायमीटर का आधा यानी डायमीटर का हाफ, क्या हो जाएगा ये इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो आज पढ़ा है सिंगली रीइंफोर्स्ड का, केवल बीम का एनालिसिस किया है। ठीक है, ठीक, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के उसके बीम के एनालिसिस किया है कि डेप्थ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, क्लियर कवर क्या है। क्लियर कवर ये है और ये इफेक्टिव कवर है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल डेप्थ है, स्ट्रेस कर्व है, स्ट्रेन कर्व भी बना सकते हैं ऐसे। उस स्ट्रेन कर्व होगा लीनियरली वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पर एप्साइलन सी होगा, यहाँ पर एप्साइलन, ऊपर एप्साइलन सी होगा, नीचे एप्साइलन एस टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। ठीक है।